महाराष्ट्र का चुनाव बस एक महीने बाद है। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की नजर मुसलमानों के वोट पर है, कांग्रेस की नजर भी मुस्लिम वोट पर है, शरद पवार की नजर भी मुस्लिम वोट पर ही है। मुंबई में इस वक्त सबसे ज्यादा झगड़ा उन 25 सीटों पर है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, और ये बात सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि मौलानाओं को भी खूब समझ में आ रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक के मौलानाओं की मांगें बढ़ गई हैं, वो मोलभाव करने लगे हैं, और ये देखकर आपको, ये खास रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आएगा कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। पार्लियामेंट भी खुद यही वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया, वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया, वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। न कागज, न सबूत, न गवाही, देश की संसद पर भाईजान अपना दावा ठोक करके करने लगे हैं अपनी मनमानी। पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट भी यही वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया, एयरपोर्ट भी वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। न कोई डॉक्यूमेंट, न कोई प्रूफ, दिल्ली एयरपोर्ट को वक्फ की प्रॉपर्टी बताकर भाईजान फैलाने लगे हैं नया नया झूठ। सबको ये कहना है कि हमें दिल्ली कूच करना है और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक तौकीर तो बैठेगा, तुम आओ या ना आओ, या तो जान जाए या नरेंद्र मोदी जाए, इनमें से तीसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई दिल्ली कूच करने की बात कर रहा है, मोदी को रास्ते से हटाने की साजिशें रच रहा है, तो कोई बहराइच एनकाउंटर पर योगी को टारगेट कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है, और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। मोदी और योगी विरोधी इकोसिस्टम अब वक्फ संशोधन बिल और बहराइच एनकाउंटर के नाम पर एक नया लेकिन खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू कर चुका है, और इस एक्सपेरिमेंट के सेंटर में है मुसलमान वाला सेंटिमेंट। आपको समझना पड़ेगा कि कल मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कल कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाओगे, कल ये खानकाहें नहीं होगी तो कहां बैठ करके मजलिसें होंगी, ये इमाम बाड़े नहीं होंगे तो कहां बैठ करके मुहर्रम की मजलिसें करने का काम करोगे। ये सब कुछ एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और इसके पीछे मंशा है यूपी के उपचुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मोदी की पार्टी के विजय रथ को रोकना। इसीलिए मुस्लिम मोहल्लों में जानबूझकर वक्फ संशोधन बिल, बहराइच एनकाउंटर और मुसलमान खतरे में है वाला बवंडर लाने की कोशिश हो रही है। वक्फ की जमीनों को क्या बंबई के धारावी की झुग्गी झोपड़ियों की जमीन समझ रखा? हम आपको सरकार चलाने के लिए लाए हैं, अडानी अंबानी के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए नहीं लाए। अखलाक की लिंचिंग हो गई, नासिर जुनैद जिंदा जला दिए गए, जलसों का वक्त निकल गया। आज मुल्क में जो कुछ चल रहा है, अब जलसों का वक्त नहीं है। आप ट्रेन में जाएं, कब आपके किसी बुजुर्ग को दाढ़ी देखकर, उसकी टोपी देखकर उसको बेइज्जत कर दिया जाए, कब उसके साथ मारपीट की जाए, कहां आपके नौजवान की लिंचिंग कर दी जाए, तुम्हारे सारे जुल्म सितम, तुम्हारी हम तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, बुज़दिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बाजुओं में ताकत है, हिम्मत है, लड़ सकते हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। ये सारे चेहरे इन दिनों हर शुक्रवार को कैमरे पर नहीं आते, ये सब के सब हफ्ते में 1-2 दिन बाद दिख ही जाते हैं। बहुत ही उकसाऊ टेप बजाते हैं, इनके वीडियो मुस्लिम मोहल्लों में फैलाए जाते हैं, मुसलमानों के मोबाइल पर डिलीवर कराए जाते हैं। हम एक एक करके सबका टेप रिकॉर्डर आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल की, जिन्होंने न सिर्फ वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि देश की संसद के साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट को भी वक्फ की प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। और यह बात हवा हवाई नहीं है, बदरुद्दीन अजमल ने यह सब कुछ ऑन कैमरा कहा है, देश की संसद पर अपना दावा ठोक दिया है। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद
और आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा। वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया है। जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है कि बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। बदरुद्दीन अजमल ने जैसे ही ये कहा, मुस्लिम मोहल्लों में उनका बयान जंगल में आग की तरह फैलने लगा। इसके बाद इसमें महाराष्ट्र के सियासी कैरेक्टर्स की एंट्री हुई। अजमल के बयान को सियासी तौर पर इनकैश करने के लिए अबू आजमी मैदान में कूद पड़े। वक्त मुस्लिम महाराष्ट्र वाला हैशटैग चिपकाकर अपने वोटर्स को लुभाने लगे और कहने लगे, संसद को किराए पर ले लो क्योंकि जमीन तो वक्त की ही है। बदरुद्दीन अजमल साहब एक जिम्मेदार इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूं ये अफसोस की बात है कि हमारी जमीनों पर बंदर बांट हो रहा है। आप देख लीजिए, आप अगर ये जमीन का एविडेंस उनके पास है तो तुरंत, मैं तो नहीं कहता हूं कि वो जमीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। देश की संसद को वक्फ की जमीन बताने वाले अजमल के बयान को महाराष्ट्र में अबू आजमी ने इसलिए फैलाना शुरू किया ताकि महाराष्ट्र चुनाव में उन्हें सियासी फायदा हो सके। उनके बयान की टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्रवार को ही अखिलेश महाराष्ट्र के चुनावी रण के लिए नासिक पहुंचे और मालेगांव में चुनावी रैली की। रही बात बदरुद्दीन अजमल के बयान और देश की संसद की जमीन को वक्फ का बताने वाले दावे की, तो इंडिया टीवी ने इसकी पूरी पड़ताल की है, जिसमें चौंकाने वाली बात पता चली है, और वो ये है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास इस तरह का कोई दस्तावेज ही नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि देश की संसद और एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बने हैं। बदरुद्दीन अजमल ने यह कहकर इस मामले को तूल दे दिया है कि देश की संसद और दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के इस ऑफिस में आए हैं, जो आजादी से भी पहले से यहाँ पर दरियागंज में दिल्ली के बना हुआ है। अधिकारियों की तरफ से जानकारी जरूर दी गई कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई कागज मौजूद नहीं है जो ये साबित करता हो कि देश की संसद जो अंग्रेजों के वक्त बनाई गई थी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। हमने अधिकारियों से बातचीत की इस सिलसिले में, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि आजादी से पहले वक्फ बोर्ड को सुन्नी मजलिस औकाफ के नाम से जाना जाता था। 1954 में वक्फ अमेंडमेंट, जो वक्फ एक्ट है वो आया, और जो अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड है उसमें चाहे दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करते हैं तो ये वजूद में आए, और इसी के तहत फिर तमाम जो जगह है, जो संपत्तियां है, उसको रजिस्टर किया गया, कागजात में दर्ज की गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड में इस वक्त करीब 2000 के करीब जो संपत्तियां है वो दर्ज है, जिन पर वक्फ बोर्ड दावा करता है। हालांकि उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट को लेकर कई बार बातें उन्होंने सुनी है, लेकिन कागज उसके भी मौजूद नहीं है। जो अधिकारी इस बात को कह रहे हैं, जो यहाँ से कई दशकों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहते, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारी दरगाहें थी, मजार थे, जिसके इसी के वजह से वक्फ बोर्ड कभी दावा करता रहा होगा, लेकिन इस तरह के कागज उनके पास मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि दिल्ली का एयरपोर्ट या देश की संसद भी दिल्ली वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। यानी बदरुद्दीन अजमल के पास अपने दावे को साबित करने के लिए ना तो कोई कागज है, ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई गवाही है। ऐसे में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ हवाई फायरिंग है, और इसका मकसद 100% सियासी है। वक्फ संशोधन बिल का पूरा मामला इस वक्त जेपीसी के पास है। जेपीसी में शामिल विपक्ष पूरी तरह इस बिल के खिलाफ है। विपक्ष कई बार इस बीच जेपीसी की बैठक का बहिष्कार करके कमरे से बाहर निकल चुका है, मगर अजमल के बयान ने अब विपक्ष को एक नया टॉनिक दे दिया है। महाराष्ट्र और यूपी के चुनावी मौसम में राहुल की पार्टी के नेताओं ने बदरुद्दीन अजमल को जेपीसी के सामने आकर सबूत देने को कह दिया है, और चुनावी लोकेशन वाले मुस्लिम मोहल्लों में भी मैसेज डिलीवर हो चुका है। देखिए, एक वरिष्ठ नेता ने अगर इस तरह की बात कही है तो वो जेपीसी के सामने जाएं, अपनी बात रखें। अगर उन्होंने कोई एक इस तरह का आरोप या इस तरह की बात देश के सामने उछाली है, मीडिया के सामने, तो जेपीसी का गठन विपक्ष के दबाव की वजह से हुआ है, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चाहती थी कि वो अपना मनमाफिक बिल ला लें। विपक्ष मजबूत है,
कांग्रेस पार्टी ने पूरा स्टैंड लिया कि आप इस पे जेपीसी का गठन करिए। जेपीसी गठित हुई। अब जेपीसी के सामने देश भर से सुझाव आ रहे हैं। अगर वो कोई जिम्मेदार बात कह रहे हैं तो उस जिम्मेदार बात के साक्ष्य के साथ उनको जेपीसी से मिलना चाहिए। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई संसद तो आज़ादी से पहले बनी हुई है, तब तो ये मजलिस औकाफ हुआ करता था। 1954 में वक्फ एक्ट आया पहली बार, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना। तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर संसद बनी अंग्रेज़ों के ज़माने में, क्या ये मुमकिन है? एक सवाल। दूसरा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कांग्रेस के ज़माने में तमाम चीज़ें, तो इसको लेकर आप क्या सोचते? देखिए, किसके ज़माने में और मुमकिन है नहीं मुमकिन है, ये तो साक्ष्यों पे और कागज़ पे होना चाहिए ना। तो जो अगर आरोप लगा रहा है वो साक्ष्य प्रस्तुत करे, वो जेपीसी के सामने जाए। जेपीसी में सारे विपक्ष के सांसद इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लोगों की आवाज़ और उनके सुझाव आमंत्रित हैं, लोग मिल रहे हैं। अब बात सिर्फ देश की संसद की जमीन को वक्फ की जमीन बताने तक सीमित नहीं रह गई है। बात तो इससे कहीं आगे निकल चुकी है। अब बात जेपीसी में धमकी तक पहुंच गई है। इससे जुड़ा खुलासा बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने किया है। तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर बताया है कैसे विपक्षी सांसदों ने पैनल की बैठक के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर एक गवाह और जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को बाकायदा धमकी दी गई। वक्फ के नाम पर सरकार को धमकाने वाला यह प्रोग्राम अकेले विपक्ष के नेता नहीं चला रहे, मौलानाओं की टोली को भी काम पर लगाया गया है। सबको वक्फ वक्फ रटाया गया है। बाकायदा बताया गया है कि स्टेज पर जाओगे तो सिर्फ वक्फ बिल के खिलाफ ही माहौल बनाओगे, मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें बीजेपी के खिलाफ भड़काओगे। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव और यूपी के उपचुनाव में मोदी को एक एक वोट के लिए तरसाओगे। यह पूरा टेम्पलेट ही इसीलिए रेडी किया गया है। झारखंड के मुसलमानों, मेरे पास तोप तो छोड़िए, गुलेल भी नहीं है कि मैं आपको सलामी दूं। चोर दरवाजे से हमारी जमीनें लेने की कोशिश की जा रही है और हम ये बता देना चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने ऐलान कर दिया है कि ये जमीन 1 इंच भी हम किसी को लेने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अगर जेल भरना रहा तो जेल को भी खैराबाद कह देंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमें अलर्ट रहने होंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है। भारत सरकार बड़ी शक्तिशाली है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, उन्हें कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से इतनी विनती तो कर सकता हूं कि महाशय जरा संभल के, ये देश लोकतंत्र से चलेगा, शक्ति तंत्र से नहीं चलेगा। भारत की मिट्टी में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है, अत्याचार के लिए कोई जगह नहीं है, मानवता को कुचलने की शक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। लोग आते गए, लोग जाते गए। जब जनता खड़ी होती है तो अत्याचारी कैसे भागते हैं, ये कोई अंग्रेजों से पूछ ले कि तुम भागे कैसे थे। इस प्रयोग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर हर वो चेहरा शामिल है जिसका 24/7 एक ही काम है, बस मुसलमान मुसलमान चिल्लाओ। देश की संसद जिस जमीन पर बनी है उसे वक्फ का बताओ, मुस्लिम मोहल्लों में यह मैसेज फैलाओ और चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाओ। यही हो रहा है, कैमरे पर दिख रहा है। आज जब मुसलमानों पर हर तरह के जुल्म को जायज करार दे दिया गया है, आए दिन मुसलमानों पर मजालिम की खबरें आती रहती हैं। कहीं हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो कहीं हमारी शरीयत में मुदाखलत की कोशिश हो रही है। ऐसी सूरत में हम सब का फरीज़ा है कि हम इत्तेहाद का सबूत दें। आज जब हुकूमती सतह पर भी पसमानदा मुसलमानों वगैरह का नारा देकर मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम पहले से ज्यादा मुत्तहिद हों। इस वक्त मरकज में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसके सामने न दस्तूर की कोई हैसियत है, हिंदुस्तान के संविधान की कोई हैसियत है, न कानून की कोई हैसियत है, न सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत है। अब एक मस्जिद नहीं, कई मस्जिदें, हजारों नहीं लाखों मस्जिदें आपके हाथ से निकलने का अंदेशा पैदा हो।